A very good morning to everyone who are watching this video. In this video, we are going to cover directive principle of the state policy. This is the very summary type of our passage. You just read from here, and I will told this concept in a very detailed in a further one particular chapter, which namely directive principle of state policy. So, my dear friends, please concentrate here and listen very carefully to my words because words are very important. And if you find much more beneficial for you, please like and subscribe my video and my channel, right? Because it will create a lot of help for me because I'm doing work for you. Please do one thing for me. So let's start the today's topics because wasting of time is not a good thing. So we just starting from here. According to Dr. Bhimrao Ambedkar, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ नोवल फीचर, यानी कि एक नोवल फीचर था किसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो जो यानी कि हमारे संविधान है उसके लिए एक किस्म से नोवल फीचर्स, एक अच्छा यानी नोवल गुण लेके जो आए हैं उनके लिए एक यानी कि नोवल फीचर्स का एक यानी कि हक अदा कर रहे हैं इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको क्या है, इसको आगे डिटेल में समझेंगे। इसको जो है यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको यानी कि क्लासिफाइड किया गया है एज इन, यानी कि कुछ कैटेगरीज में, जैसे सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल एंड टेक्सुअल, 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, इसका मतलब ये होता है कि प्रमोट करना क्या, आइडियल ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि एक आदर्श, किसके, समाज के लिए एक आदर्श यानी कि प्रकट करना, और एक यानी कि क्या, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब आर्थिक डेमोक्रेसी, मतलब आर्थिक तरीके, यानी कि हर एक जन जो हो समृद्ध हो, इस कोशिश ये है, मतलब हम कोशिश रखते हैं और कोशिश से जो बन जाए अच्छी बात है, ना बन पाए उसकी कमी है, ठीक है। दे सीक टू एस्टेब्लिश वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ये एक ऐसा मौका देते हैं कि स्टेट का वेलफेयर हो सके, स्टेट का उद्धार हो सके, ठीक है। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में अगर तुम्हारे कोई चीज़ वायलेट होती तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसे जाकर कह सकते हो, तो आपका अधिकार मिल सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा कुछ नहीं है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और नॉन जस्टिसेबल, वो जस्टिसेबल होता है, ये नॉन जस्टिसेबल होता है इन नेचर, ठीक है। डेट इज, इसका मतलब ये होता है कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता, कि अगर इसको मतलब वो अधिकार मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी आप कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते फॉर द वायोलेशन ऑफ इट, ठीक है। हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो खुद कहता है कि दीज प्रिंसिपल, ये जो सब प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है सभी, ऑफ द फंडामेंटल, ठीक है, मूलभूत, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, it shall be the duty of the states to apply these principle in making laws। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक यानी कि एक काम है कि आप इन सभी जो प्रिंसिपल है, मैंने जो तुम्हें बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सभी को अप्लाई करिए आप कानून बनाने में, लॉ बनाने में, ठीक है। हेंस दीज इम्पोज मोरल ऑब्लिगेशंस, ये सभी क्या करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन को इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, ऑफ द स्टेट ऑथराइज फॉर द देयर अप्लीकेशन, बट द रियल फोर्स जो सैंक्शन है, ठीक है, तो रियल फोर्स, एक्चुअल में जो रियल फोर्स है बिहाइंड देम इज द पॉलिटिकल, यानी कि इसके पीछे क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, डेट इज जो क्या है, पब्लिक ओपिनियन, कि आखिरकार जो रियल फोर्स है वो क्या है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा सब कुछ। इन मिनर्वा मिल्स केस, ये आगे मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मैं शायद उसको जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं और बहुत बड़े बड़े जो केस हैं उनको लगभग आई थिंक 18 या 20 पेज की स्लाइड होगी, उस पेज को मैं जरूर लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने, उसमें हम बहुत चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत जरूरी भी है हमारे लिए दोस्तों। हो सकेगा शायद मैं इस लेक्चर को कवर करने के बाद उस अमेंडमेंट की लिस्ट को लेकर आऊंगा आपके सामने, और जो केसेस हैं उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या रीजन था, जैसे केशवानंदी भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, ठीक है, और जो हमारा यानी कि 24 परगना वाला है वो भी सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबरीमाला मस्जिद, सब जितने भी सबरीमाला मंदिर जो है उसके लिए बारे में बात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े केस है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया दिशा दे दिया, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है हमारे लिए। हालांकि इन जो मिनर्वा मिल केस था 1980 में आया, सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक, यानी कि उसने सोचा कि मैं यानी कि मुसीबत की जड़ी में हूँ, ऑन द बैलेंस बिटवीन द, किसके ऊपर, बैलेंस बनाने में, किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। उस वक्त उसने कठिनाई महसूस करी थी, ठीक है,
तो वो सभी चीज़ें उसका यानी कि हल निकालने के लिए ये लोग चीज़ों को बैलेंस वे में रखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप क्या करिए, आप अपनी बुक को निकालिए, ठीक है? अब बुक में खोलने के बाद अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी मालूम पड़ती है, तो उस स्टेटमेंट को आप गूगल पे जाइए, उस टर्म को खोजिए। जैसे मैं बैक साइड में आता हूँ, मैंने जो यहाँ पर ये दिखाया था अभी बेड रॉक। तो बेड रॉक का एक्चुअल में क्या मीन है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, ठीक है? उसको सर्च करने के बाद उसका डिटेल्ड मीनिंग निकालिए। डिटेल्ड मीनिंग निकालने का मतलब ये हो जाता है कि आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर एक यानी कि समरी वे में बता दिया कि यानी कि उन्होंने एक कठिनाई को महसूस किया, कब बैलेंस करने में किसको, फंडामेंटल राइट को एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मनुष्यों के बीच में, मतलब हमारे जो जन हैं, जन लोगों के बीच में, मतलब जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, सॉरी पब्लिक ऑफ इंडिया है, उसके पीपल्स ऑफ इंडिया, राइट? अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। सो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी यानी कि कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। लेकिन हुआ क्या, इसे जैसे ही जरूरत पड़ी यानी कि तो इसे रखा गया। कब रखा गया, इसे ऐड किया गया, जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 1970 के बीच में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 1976 में, उसके अकॉर्डिंग यानी कि एक यानी कि रिकमेंड किया गया कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कि नहीं, कुछ अगर हम राइट दे रहे हैं तो उनकी ड्यूटी भी होनी चाहिए। सिंपल बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जैसे हम आपके पिता ने अधिकार दे दिया कि बेटा तुम ये कर सकते हो, ये मतलब ये रुपए ले जाकर खा सकते हो, लेकिन उसके बदले में आप जैसे सपोज करो आपको मतलब पढ़ने के लिए भेज दिया, तो ये आपको एक राइट दे दिया, मतलब आपको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद में आपकी ड्यूटी बनती है कि पढ़ने के बाद में कोई जॉब लेकर आप उनको सर्व करें, ये ड्यूटी है आपकी। तो सिमिलरली अगर स्टेट आपको कोई यानी कि फंडामेंटल राइट दे रहा है, कोई कोई भी राइट दे रहा है, तो आप एक आपकी एक ड्यूटी बन जाती है कि आप उसके बदले में क्या दे रहे हो, आपकी क्या ड्यूटी है। सपोज करो आप देश का खा रहे हो, सब देश का सब कुछ यूज कर रहे हो, और आप इंटरनेशनल वे पे यानी कि अपने देश को ब्लेम कर रहे हो, आप अपने यानी कि जो फ्लैग है उसको यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नेशनल एंथम उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ये सभी चीजें जो है कंट्री को प्रमोट नहीं कर रहे हो, कंट्री की ब्रदरहुड को प्रमोट नहीं कर रहे हो, इंटीग्रिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हो। इट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर आवर नेशन। So it's a duty to work on it, and it's a DT. Wait for a second. Wait for a second. So I'm here in a Suran Singh committee. What is the Suran Singh committee? It tells us कि we add the fundamental duties in the constitution, right? So my dear friends, it's a very important for us because when we have a right, it's a duty to follow our to work on our duties. Let's come on the second paragraph. The 86th Constitutional Amendment of 2002 added one more fundamental duty. कहने का मतलब यहाँ पर जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2002 में, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि एक ड्यूटी को ऐड किया गया, यानी कि वन ड्यूटी को ऐड किया गया, ठीक है, किसके अंदर, पार्ट 4 से, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंसिस्ट करता था ओनली आर्टिकल 51A, ठीक है, वो स्पेसिफाइज करता था कि यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो किस रिस्पेक्ट में थी, कि आपको क्या करना है, यानी कि रिस्पेक्ट टू फंड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक्चुअल में क्या थी, यानी कि जो रिस्पेक्ट करना किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, रिस्पेक्ट करना है आपको नेशनल फ्लैग का, रिस्पेक्ट करना नेशनल एंथम का, प्रोटेक्ट करना है सोवेरेनिटी को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है अपनी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को ऑफ कंट्री की, प्रमोट करना है स्पिरिट ऑफ यानी कि ब्रदर कॉमन ब्रदरहुड को, मतलब भाईचारा को बढ़ावा देना है, किसके बीच में, सभी पीपल्स के बीच में, प्रिजर्व करके चलना है हमारे देश की जो संपदा है, रिच संपदा है उसके बारे में, ठीक है, और कंपोजिट कल्चर को, ठीक है, एंड सो ऑन, और भी चीजें। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज ए रिमाइंडर टू द सिटीजन, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रिमाइंड करती हैं, रिमाइंड क्या करती है, सर्व करना है किसको, सर्व रिमाइंडर सिटीजन, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको यानी कि रिमाइंड कराती है कि आपको सर्व करना है, चाहे जब आप यानी कि इन डी यानी कि इन सभी राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो ड्यूटी बनती है वो भी यानी कि आपको निभानी पड़ेंगी। आप कुछ भी एंजॉय करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है इन चीजों को प्रोटेक्ट करके चलना है। दे हैव ऑल्सो क्वाइट कॉन्सियस, वो बहुत ही यानी कि आपके प्रति जागरूक हैं, ठीक है, ऑफ द ड्यूटीज दे वर ऑफ देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड द फॉलोइंग सिटीजन्स, फेलो सिटीजन्स, इन सभी के लिए। हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एंड द ड्यूटीज आल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी हमारे जो
जितने भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हमारी जस्टिसेबल इन द नेचर है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल राइट्स वो यानी कि सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट जस्टिसेबल इन द नेचर। बात करेंगे सेकुलर स्टेट की। आखिर में सेकुलर होता क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में सेकुलर होता क्या है। सेकुलर मतलब मैं अगर बोलूं, सेकुलर का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो किसी पर्टिकुलरली रिलीजन को मानती नहीं। एक मतलब सेकुलर मतलब जो है वो ही माना जाएगा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, पार्टिकुलर रिलीजन को लेकर ना चलें। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है स्टैंड फॉर द सेकुलर स्टेट, यानी किसके लिए? स्टेट के लिए खड़ा है, ठीक है। हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन। इसके कारण ही हमारा जो भारत का संविधान है वो कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं अडॉप्ट करके चलता है। किसमें? हमारे इंडियन स्टेट में। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान एक आल्सो यानी कि अफगानी कंट्री है, ठीक, उसमें भी इस्लाम धर्म को पूजा जाता है, अफगानिस्तान वहाँ पे। अदर भी यानी कि जो गल्फ कंट्रीज है उसमें यानी कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। ओनली 50 आई थिंक 56 कंट्री, 57 और 56 कंट्री आर द इस्लामिक कंट्रीज। दे हैव अ रीजन रिलीजन एज एन ऑफिशियल स्टेटस इन देयर स्टेट, बट इन इंडिया देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन फॉर आवर स्टेट। there are the equal protection and equal preservation for every state, every religion। अगर हिंदुइज्म में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्या बोलते हैं सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सभी के लिए बराबर यानी कि रिस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये बोलता है कि जो टर्म सेकुलर है, ठीक है, जो टर्म सेकुलर है वो एडिट की गई थी प्रियम्बल में। कब एडिट की गई थी? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, जब इंटर यानी कि इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। द प्रियम्बर है वो सिक्योर करके चलता है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके लिए? लिबर्टी ऑफ बिलीफ्स के लिए, फेथ एंड वर्शिप के लिए। स्टेट सेल नॉट डिनाई, जो स्टेट है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए टू एनी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कोई भी पर्सन है उसे यानी कि उसे डिनाई मतलब उसको यानी कि ये नहीं कहा जाएगा कि आप, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टेट है वो कभी भी किसी को मना नहीं करता है कि कोई पर्सन उसके सामने कोई नीचा है कोई ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है, आप कानून के सामने बराबर हैं, चाहे वो कितना भी रिच हो, चाहे वो कितना गरीब हो। जब आप हमारे सामने आएंगे तो बात दोनों की सुनी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 14 ये बोलता है हमारा। आर्टिकल 15 कहता है कि जो स्टेट है वो यानी कि कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मान लो आप हिंदू धर्म के हैं, दूसरा कोई मुस्लिम धर्म का है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदू धर्म वाले को ज्यादा वरीयता दे दी जाए हिंदू मुस्लिम धर्म वाले को, या मुस्लिम धर्म वाले को ज्यादा वरीयता दे दी जाए हिंदू धर्म वाले को। वहां पर खाली आपको एक देखा जाएगा, यू आर ए जस्ट ह्यूमन बीइंग, पीपल ऑफ इंडिया, बस इतना देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी न्याय होगा वो दिया जाएगा। वहां पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट ये कहती है अगर मैं किसी रिलीजन को मतलब यानी कि बढ़ाना चाहूंगा तो मैं सभी रिलीजन को बढ़ाना चाहूंगा, कितने भी हों। अगर मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यानी कि पॉलिसी बना रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सभी रिलीजन के लिए पॉलिसी बनाऊंगी। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि कोई भी यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें सभी सिटीजन को बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना कि ये कि मैं किसी एक को दूं और बाकी को छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है। जितने भी पर्सन्स हैं वो इक्वली इंटाइटल हैं, किसके लिए? फ्रीडम, उनके पास पूरी आज़ादी है, किसके लिए? अपने राइट को प्रोफेस करने के लिए, ठीक है, प्रोपेगेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी रिलीजन को। आर्टिकल 25 बोलता है। इन सभी चीजों को मैं दोबारा से एक बार फंडामेंटल राइट जब आएगा, ठीक, उसमें मैं इन चीजों को डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। उसमें हमें सब कुछ पता है क्योंकि वही चैप्टर में जो है ज्यादा समय लेकर पढ़ाऊंगा। एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन shall have the right to manage the religious affairs। कहने का मतलब यानी कि कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन हो, उसको एक राइट है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करके चल सकते हैं। आर्टिकल 26 यही बोलता है। फिर ये भी बोलता है कि आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन यानी कि सेल बी कंपेल्ड टू एनी पे टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजन। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स आपको यानी कि पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये बोलता है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस सेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो सरकारी हो, उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर धर्म को यानी कि आपको प्रोफेस करके चलना है, इसको बढ़ावा देना है, नहीं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करें, अगर आपको मतलब कुछ आपको मतलब श्रद्धा है तो आप अपना कुछ भी करिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन आपको कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं देगा, नहीं बताएगा कुछ भी।
Any section of the citizens shall have the right to conserve its distinct language, script, culture। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी सेक्शन ऑफ द यानी कि सिटीजन्स है, ठीक है, उसके पास एक राइट है कंजर्व करने को, क्या, डिस्टिंक्ट यानी कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को, उसकी स्क्रिप्ट को, उसके कल्चर को, उसको बचाकर चलेगा। ठीक है, जैसे ट्राइबल लोग जो हैं उनकी हम लोग यानी कि क्या उनकी जो लैंग्वेज है उनको बचाकर हम चल रहे हैं, ये आर्टिकल 29 बोलता है। जब भी ट्राइबल पर कोई भी दिक्कत आती है ट्राइबल लोगों पर, तो वो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन उनकी इसी आर्टिकल के द्वारा उनकी हेल्प करता है। ऑल द माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ठीक है, जैन, पारसीज और बुद्धिस्ट जो हैं, ये सारी माइनॉरिटीज में आते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, सेल हैव द राइट, उनके पास क्या राइट है, टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर चॉइस, वो अपनी अकॉर्डिंग कोई भी यानी कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन ऑथराइज वे में नहीं करेंगे। ऑथराइज मतलब मैं बोलूँ तो कि जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का हो, उसमें यानी कि ऐसा हो नहीं होगा। आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला सकते हो, उसमें यानी कि ज्ञान वगैरह जो भी देना चाहें दे सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा 30 बोलता है कि क्या बोलता है कि स्टेट शेल हैव एंडेवर टू सिक्योर द ऑल द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर जो कुछ बात करें हम लोग, तो स्टेट खाली किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 44 बताता है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कैन नॉट कंप्लीट द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन and the church and the state politics. This negative concept of the secularism is incapable in the Indian institutions, whereas the society multi-religious। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखा जाए, सेकुलरिज्म क्या कहता है, कैन नॉट कंप्लीट, वो नहीं कंप्लीट है किसके बिना, सेपरेशन ऑफ यानी कि रिलीजन, पर्टिकुलरली वहां पर चर्च देखा गया, जैसे ब्रिटिश की बात करें वहां पर चर्च देखा गया, उसको सेपरेट किया गया उससे। ठीक है, लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमने सभी धर्मों को यानी कि बराबर मान्यता दी कि आपको धर्म की मान्यता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर अलग रखा गया उसको, वो अलग है। लेकिन हमने क्या कहा, अगर हम बढ़ावा देंगे तो सभी धर्मों को देंगे। हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कारण जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है इम्बॉडीज टू पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज गिविंग इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्ट टू ऑल रिलीजन, प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन इक्वली मोर ओवर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उसने कहा कि हम ऐसा नहीं लेकर चलेंगे कि रिलीजन को ही ना माने, हम मानेंगे लेकिन सभी रिलीजन को मानेंगे, ऐसा बोला। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो एबोलिश्ड ओल्ड सिस्टम, उसने यानी कि ओल्ड सिस्टम को यानी कि एबोलिश कर दिया, कम्युनल, रेयर एंड सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन, डेट रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, यानी कि सीट की जो रिजर्वेशन होता था लेजिस्लेचर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, वो नहीं रखा, हटा दिया उसने। ठीक है, हाउएवर इट प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, उन्होंने खाली शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ यानी कि टेम्परेरी तरीके से सीटों का रिजर्वेशन रखा, एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, इंश्योर की एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो उनका। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है मेरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि पूर्ण तरीके से जो 18 वर्ष से ऊपर बच्चे हैं, मतलब वो एक किस्म से यंग में आ गए, तो उनको बोला गया कि आपको मताधिकार का अधिकार है, मत का अधिकार है, इसीलिए मताधिकार उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज यानी कि एज ए बेसिस ऑफ द इलेक्शन के लिए, कि उसमें लोकसभा या यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका यानी कि चयन करने के लिए, उसको यानी कि आगे बढ़ावा देने के लिए, उसका इलेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है उसमें यानी कि लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा कि आप वोट देके लोगों को वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बना के भेज सकते हैं। ठीक है, एमएलए या जो भी है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली या मे बी मेंबर ऑफ यानी कि पार्लियामेंट, ऐसे बना के भेज सकते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी सिटीजन जो भी यानी कि 18 साल से कम उम्र का, ज़्यादा उम्र का है, उसको राइट है कि वो वोट कर सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए कास्ट यानी कि कोई भी यानी कि यहाँ पर कास्ट का यानी कि कोई भी कास्ट नहीं देखी जाएगी, ना रेस देखा जाएगा, ना रिलीजन देखा जाएगा, ना सेक्स देखा जाएगा, ना लिटरेसी देखी जाएगी, ना वेल्थ देखी जाएगी, बस आप एक इंसान होने चाहिए, आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन हुआ क्या कि 1900 यानी कि जो वोटिंग यानी कि जो राइट है पहले 18 वर्ष तक का था, सॉरी 21 वर्ष तक का था, बाद में उसे 18 वर्ष तक कर दिया गया। कब? 1989 में, यानी कि जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जो आया कब था? 1988 में। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स was bold the experiment highly remarkable in view of the
vast size of the country, its high population, high poverty, so social inequality, overwhelming illiteracy. यूनिवर्सल एडल्ट एड फ्रेंचाइजिस का मतलब ये होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस का मतलब ये होता है कि वो बनाकर चलते हैं क्या, डेमोक्रेसी ब्रॉड यानी बेस्ट पर, ठीक है, बड़े स्तर पर, ठीक है, और इन्हांस करते हैं अपने आप को ही, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए कॉमन पीपल्स के अंदर अपहोल्ड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी को, इनेबल करते हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं क्या, इंटरेस्ट किसके बीच में, कि ओपन न्यू होप्स यानी कि विस्टॉज एंड वीकर सेक्शन के बीच में। सो आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है आप अपने बुक के द्वारा एक बार जाइए, मैंने रफली आइडिया आपको क्लियर कर दिया है। कुछ कमी रही हो तो मुझे माफ़ करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।